मयंक हैं, जिनका चयन CHSL 2023 के थ्रू मेट्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में हुआ है। आप सभी की तरफ से इनको बधाई देना चाहेंगे और हम ये चाहेंगे कि आज 10 मिनट आप बात करें कि कैसे कैसे छोटी छोटी चीज़ें जो समस्या बनती हैं, आर्थिक चीज़ें दिक्कत में रहती हैं, उसके बाद ट्यूशन पढ़ाकर, कोचिंग पढ़ाकर, है ना, जिस तरह भी चीज़ें मैनेज होती हैं उसके साथ साथ बातचीत नहीं, उसके साथ साथ पढ़ाई की जाती है। साथ साथ अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछिएगा और उसके बाद फिर क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो मयंक। हेलो, मेरा नाम मयंक है और CHSL 2023 में LDC के थ्रू मेरा चयन हुआ है। मैंने संस्थान 2021 में ज्वाइन करा था और सबसे पहले जैसे कि सर के यहाँ आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और कुछ समझ में नहीं आता स्टार्टिंग में, तो मैंने भी मतलब स्टार्टिंग में ही शुरुआत से ही आगे बैठना स्टार्ट करा। स्टार्टिंग में तो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी मुझे कि अर्थमेटिक में कभी भी कुछ मान लेते हैं, कभी भी मतलब एक्स मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वर्क एंड टाइम का टॉपिक स्टार्ट हुआ था और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने स्टार्टिंग में 2-3 क्लास हुई, टाइम मतलब जैसे जैसे बीता वैसे वैसे चीज़ें समझ में आने लगी। कुछ अच्छे दोस्त बन गए जिनसे हम अपने डाउट शेयर कर लेते थे, वो हमें डाउट बता देते थे, हम उनके डाउट क्लियर कर देते थे और ऐसे चलता रहा मतलब। और साथ में मैं ट्यूशन भी पढ़ाता था, कोचिंग भी पढ़ा रहा था, साथ में पढ़ाई भी मैनेज करना होता था। और यहाँ पर ये माहौल मिलता है कि मतलब तैयारी में आप आइए तो आपको बहुत अच्छा माहौल मिलता है, अच्छे फ्रेंड मिलते हैं और सर मतलब जो भी क्वेश्चन देते हैं उसको आप डेली करिए। जैसे मैं डेली करता था, मतलब डेली 70-80 क्वेश्चन डेली लगाने ही लगाने। कभी नहीं हो पाते थे तो मतलब ये होता था कि नहीं हो पाते तो अंदर से गिल्ट आता था कि आज नहीं हुए, आज तो क्लास में क्या ही होगा। मतलब स्टार्टिंग में ये होता है कि जब चैप्टर स्टार्ट हुआ तो अच्छा लगता, 5-6 दिन तो अच्छा लगता। जैसे डाउट में बच्चे फिर गायब होने लगते हैं, जैसे कि जिनके नहीं लगे हैं वो आते ही नहीं है मतलब। तो आप नहीं लगा के आएंगे तो आपको क्लास में इंटरेस्ट नहीं रहेगा कि मतलब क्या ही चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, आप इधर देखेंगे उधर देखेंगे, मतलब यही सब होता रहता। अगर आप क्वेश्चन लगा कर आएंगे क्लास में तो आपको भी मज़ा आएगा, आपके भी डाउट होंगे, आप भी आंसर बताएंगे कि इसका ये आ रहा है, इसका ये आ रहा है। तो ऐसे मैंने भी मतलब स्टार्ट करा था कि धीरे धीरे मतलब इंटरेस्ट बनता गया। फिर एग्ज़ाम के भी मतलब प्री निकलते गए बट मेंस हो नहीं रहा था, पता नहीं कुछ नंबर से रह जा रहा था, कभी टाइपिंग रह जा रही थी। इससे पहले भी मैंने CHSL 2022 दिया था तो उसमें टाइपिंग रह गई थी। CGL मेंस भी दिया 23 वाला, तो उसमें मेरे कुछ नंबर कम थे और उससे बाद 22 वाला भी मैंने दिया था। तो मतलब तैयारी एक बार ही करी थी। मैथ्स मैंने भैया के यहाँ एक बार पढ़ी है ऑफलाइन और बहुत अच्छा मतलब लगा कि पूरा शेड्यूल रहता है कि कब कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, कब कौन सा चैप्टर। अगर बीच में कुछ छूट भी जाता है तो आप फिर से ज्वाइन कर सकते हैं बीच से, ये सबसे बढ़िया रहता है। और मैं सैटरडे मतलब संडे सैटरडे जो टेस्ट होते हैं वो नहीं मिस करता था, मतलब जो भी टेस्ट होते थे वो रेगुलर देता था। मतलब कोई भी बैच में कुछ भी टेस्ट हो, सुबह आना है, सारे टेस्ट देते थे। मतलब कि प्रॉफिट लॉस का, परसेंटेज का, मतलब कोई भी मतलब टेस्ट हो हमें देना है। मतलब सुबह से 1-2 बजे तक टेस्ट चलते हैं, सारे टेस्ट देकर जाते थे घर। और कोशिश ये करते थे कि टॉप 10 में आए नाम, कि इस बार टेस्ट हुआ तो मेरा भी नाम टॉप 10 में आए। और यही कोशिश से मैथ्स इम्प्रूव होती गई। और बाकी सब्जेक्ट के लिए, बाकी इंग्लिश एक जगह ऑफलाइन मैंने पढ़ी थी, उसके बाद से खुद सेल्फ स्टडी करा है। क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है कि ज़्यादा आपका ही मतलब वो होता है, पार्टिसिपेशन आपका ही होता है कि आप जितना ज़्यादा रीडिंग करेंगे। अब तो ऐसा पैटर्न हो गया है कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो रीडिंग का ही है और वो कैब का है। बाकी ग्रामर इतना ज़्यादा वेटेज नहीं रखती CGL मेंस के अकॉर्डिंग। और स्टार्टिंग में जीके नहीं पढ़ते थे, मतलब जब मैथ्स यहाँ पढ़ी तो बस मैथ्स ही पढ़ रहा है। एक मैंने गलती करी थी कि मतलब जीके नहीं पढ़ते थे, जीके में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, जीके पढ़ ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल टच ही नहीं कर रहे हैं। बस फेमस 2-4 क्वेश्चन हैं वही, जैसे आर्टिकल 21 पता है, 19 पता है और पॉलिटी का कुछ पता ही नहीं है मतलब। तो फिर अभी 23 में GS भी मैंने कहीं मतलब सही से स्टार्ट करा पढ़ना, तो उसमें भी इंटरेस्ट बन गया। और रीजनिंग तो सबकी अच्छी होती है, मोस्टली सब जो इनकी मैथ्स अच्छी होती है उनकी रीजनिंग अच्छी होती है। बाकी मैथ्स के लिए तो मैंने सिर्फ भैया के यहाँ ही पढ़ा था, मतलब ऑफलाइन में। GS का तो GS अभी GS स्टार्टिंग से जैसे कि हम लोग करते क्या हैं
कि मैथ्स में मज़ा आता, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जल्दी से रिजल्ट मिलने लगते हैं। आज आप 15 कर रहे हैं तो कल 18 करने लगेंगे, मतलब 1-2 महीने बाद 18 होने लगते 25 में। और जीएस में ऐसा नहीं होता, पता चला आपने पॉलिटी पढ़ी तो हो सकता है 2-3 क्वेश्चन पॉलिटी कर पाए। अगर साइंस बैकग्राउंड के है तो साइंस के क्वेश्चन कर लेंगे, बाकी आपको थॉरली पढ़ना पड़ेगा। एक बार पॉलिटी उठाइए तो अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, हिस्ट्री पढ़ लीजिए। तो बजाय वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि अरे ये 1000 क्वेश्चन कर लीजिए या 500 क्वेश्चन कर लीजिए, उनसे नहीं होता। एक बार थॉरली एक बार पॉलिटी पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए, तो एक बार आपका वो बेस क्लियर हो जाएगा। अगर आपको नहीं भी आता होगा ना तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हैं, अगर आपका थोड़ा सा भी आइडिया होगा उस चीज़ का। तो ये जैसे मैंने पिछले साल जब मेरा 22 में सीजीएल में नहीं हुआ था, अभी जो मार्च में पेपर हुआ था, तो उसके बाद मैंने अप्रैल से ही स्टार्ट कर दिया था। अप्रैल से पॉलिटी पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी, इकोनॉमिक्स पढ़ी, तो धीरे धीरे नंबर भी इम्प्रूव हुए हैं, रिजल्ट भी मिले। बट साथ साथ में चलिए, जैसे अभी का क्या पैटर्न हो गया है कि मैथ्स के साथ साथ थोड़ा जीएस पे भी ध्यान देते रहिए तो अच्छी हो जाएगी। पर ये होता है कि डेली एकदम से इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई देता है। जैसे एक चीज़ मैंने जो गलती करी थी कि सारे सब्जेक्ट को एक साथ ना लेकर चलना। जैसे मैथ्स इंग्लिश कर रहे थे बट जीएस को ध्यान ही नहीं, नेगलेक्ट कर दिया, जीएस कर ही नहीं रहे हैं। और रीजनिंग में भी जैसे कि अगर कोई बच्चा करता है तो 90-20 सबके हो जाते हैं, तो अब का अभी जो कंपटीशन है उसमें एटलीस्ट 23-24 आपको करने चाहिए अगर सबसे भीड़ से अलग होना है। तो रीजनिंग में साथ साथ प्रैक्टिस डेली करते रहना चाहिए और जीएस रेगुलर करना चाहिए। जैसे जीएस और रीडिंग इंग्लिश में रेगुलर है, मतलब आज आप 2 महीने में इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं, डेली 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 डेली, और एक समय आएगा कि आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मतलब किस पे सुटेबल है। मतलब ऐसा नहीं कि ज़रूरी न्यूज़पेपर भी पढ़ें, मतलब बुक्स भी रीड कर सकते हैं। जैसे मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ तो मैं बच्चों को खुद ही रीड, मतलब मेरी रीडिंग जो इम्प्रूव हुई है तो मैं बच्चों से कहता है कि लाओ मैं रीड कर दूँ, तो वो साथ साथ में इम्प्रूव होती जा रही थी, तो मुझे एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं पड़ा उसके लिए। बाकी बुक पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। जीएस के जीएस के लिए मतलब आप बुक प्रेफर कर सकते हैं और कुछ ऑफलाइन जा सकते हैं। मैंने तो कुछ बुक से पढ़ा था थोड़ा बहुत, और कुछ यूट्यूब से थोड़ा बहुत प्रेफर करा था लेक्चर। क्या जी? नहीं, पहले जब तैयारी स्टार्ट करी थी तब तो नहीं दिक्कत कर रहा था, पर जब बाद में दिक्कत करता है कि जब आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है फिर आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिलता है। अब उसके बाद आते हैं कि आपके कुछ कुछ पॉइंट्स जो आपने मयंक के साथ उठाए और उनके एक शॉर्ट आंसर भी मिले जितना वो बच्चा दे सकता है ना, क्योंकि बहुत कुछ है जो एक लंबे समय में अनुभव किया जाता है और वो पॉसिबल नहीं कि 5 मिनट बताया जा सके। बात आप समझ पा रहे हैं? संघर्ष एक वो है जो 2 मिनट में बताया नहीं जा सकता। जैसे जब जो स्टॉक्स वालों ने हमारी स्टोरी कवर करनी चाहिए तो उनसे बोला कि आप पूरी बात बताइए, तो पूरी बात 10 मिनट में 15 मिनट में नहीं बताई जा सकती। उसमें बस शॉर्ट टर्म के निचोड़ बताए जा सकते हैं, कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स बताए जा सकते हैं, बाकी संभव नहीं है। अक्सर मैं क्लास में बात करता रहता हूँ, कुछ पॉइंट्स जो आपने क्लास में उठाए और इन्होंने उत्तर दिए। ये सबसे पहली बात, एक बात पे हाईलाइट हुआ कि टेस्ट बेनिफिट्स संस्थान में जो भी कराया जा रहा है वो सब आपके बेनिफिट के लिए प्लान किया जाता है। जैसे मैं अक्सर क्लास की शुरुआत में कहता हूँ, टॉपिक की शुरुआत में जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपको 2-4 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, मुझे पूरा टॉपिक दिख रहा है। बात आप समझ पा रहे हैं? तो जब टेस्ट कराए जाते हैं, टेस्ट प्लान किए जाते हैं, उनकी जो प्लानिंग होती है, जो लगातार पहले
जो टेस्ट होते थे वो सैटरडे संडे जो संडे संडे रोज कराए जाते थे, हर संडे। फिर एक टाइम बाद अनुभव हुआ कि नहीं, हर संडे टेस्ट होने में थोड़ा सा एक्चुअल प्रिपरेशन मतलब तैयारी करने में डैमेज हो रही है। मतलब कोई चीज़ बहुत अच्छी है बट रोज पिज्ज़ा नहीं खा सकते ना, कभी कभी अच्छे लगता है, तो डेली खा लो तो पेट खराब हो जाएगा। तो ये हुआ कि शुरुआत में टेस्ट डेली होते थे, वो कोविड के बाद का टाइम था, क्योंकि कोविड में जो बच्चे घर में रहे उन्हें प्रिपरेशन क्वालिटी टाइम घर में मिलता रहा, टेस्ट नहीं हो पाए थे, तो वो किया गया। फिर एक टाइम बाद अब 15 दिन में एक टेस्ट कराए जाते हैं, तो सैटरडे रख लिया ताकि एक दिन का आपको और एडिशनल टाइम मिल जाए अपने आप को संभलने का, कि बहुत तेज चल रहे थे, ऐसा ना हो कि बहुत तेज चल बैरियर से टकरा जाएं और गिर जाएं। तो टेस्ट मिला, एक दिन का समय मिला, अपने आप को आपने संभला। अगर आप ईमानदार हैं तो आपके लिए वो एक एक मिनट भी इंपॉर्टेंट है। तो टेस्ट किए जाते हैं, उसके लिए जो प्रिपरेशन का तरीका है वो आपको बताया जा चुका है कि टेस्ट में आप हमेशा ये मत सोचिए कि इस टेस्ट में हम टॉप 10 में आ जाए। अब इस टेस्ट में कितने टॉपिक को बहुत ईमानदारी से कर सकते हैं, उस टॉपिक का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, अगली बार वो टॉपिक खत्म हो चुका होगा। अगर ये आप पैटर्न लागू करें तो एक टाइम आएगा, क्योंकि अब शुरू से पूरा तो टेस्ट होता है, एक टाइम आएगा जब आपको ये लगेगा अरे 2 रिवाइज करने बाकी, तो पहले ही परफॉर्मेंस में हम, ठीक, तो आप ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस में आ जाएंगे। जैसे जिन्होंने कहा कि मैं सुबह आता था शाम तक टेस्ट देता था, ये एक स्टेप होता है तैयारी पूरी होने के बाद का। आपका सिलेबस पूरा हो गया, अब आप अप्रोच बूस्टर बैच में जिसमें आप रहे भी हैं, वही वो बैच है। जब आप पहुंचेंगे, जो तैयारी में ईमानदार होंगे ऑटोमेटिक वहीं आ जाएंगे, मंदिर किसी को बुलाना नहीं पड़ता, लोग वहाँ स्वयं पहुँच जाते हैं, समझ रहे हैं। तो वो बैच ऐसा है जो ऑटोमेटिक जो ईमानदार होते हैं उनको बुला लेता है अपने आप। तो उस बैच में आने के बाद आपको ये रियलाइज होता है कि नहीं, हमारी तैयारी बहुत अच्छी है बट हम प्रैक्टिस में हैं, लेकिन कोर प्रिपरेशन के बाद ही बात आती है। अब मान लेते हैं कि आपने सिलेबस पूरा कर लिया, अब सैटरडे वाले दिन आप क्या करोगे, क्योंकि उस दिन तो टेस्ट है, उस दिन तो बैच भी नहीं होगा। तो उस दिन ये रखा है था कि तब टॉपिक वाइज टेस्ट होते, तो हमने डिसाइड कर लिया ये टॉपिक के हम टेस्ट देंगे, 3 बैचों में हम टेस्ट देंगे, इसमें 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 इसमें। तो जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए तब आपको टेस्ट में कोई लिमिट तो है नहीं कितने टेस्ट देने, सुबह से आ जाओ शाम तक टेस्ट दे दो। बट फिर भी मेरा कहना है कि आप मार्क कर लो कि इतने टेस्ट पे हम काम करेंगे और इतने टेस्ट हमें देने, और जो टेस्ट हम देंगे, जैसे कुछ बच्चे हैं हर बैच में, जिन जिन बैचों में वो दे रहे हैं वो टॉप 10 में आते हैं, शुरुआत के 2-3 स्टेप उन्हीं के हैं, हर बैच में वो नाम आते हैं, ठीक। तो वो वही लोग हैं जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है और वो उसमें आ रहे हैं। तो शुरुआत के 2-3 पद तो उनके फिक्स हैं, आप अब नीचे चले गए। बीच में कहा गया था कि उनको जो है कहा जाए कि वो रिजल्ट में ना शामिल हो, लेकिन फिर ये आया कि ठीक है आपको और अच्छा कंपटीशन मिल रहा है, क्या दिक्कत क्या है, आपको अच्छा कंपटीशन मिल रहा है, कंपटीशन तो अच्छा ही होना चाहिए। अब इसमें कह दो कि जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वो ना शामिल हो, तो फिर आपको तो कंपटीशन फील ही नहीं होगा। भाई हम 10 लोग थे, हम ही अच्छे थे, हम सब में सबसे आगे हैं, तो आपको वो रियलाइजेशन बना रहेगा, इसलिए वो सबसे सही चल रहा है। उसमें कोई बुराई नहीं कि हमने हमारे बैच के बच्चों के अलावा जिनका सिलेबस पूरा हो चुका, क्योंकि सिलेबस पूरा होने से ऐसा नहीं, प्रॉफिट लॉस तक का टेस्ट है तो प्रॉफिट लॉस तक का ही टेस्ट है ना। टेस्ट में जो मेंसुरेशन तो नहीं आ रहा है कि उनको मेंसुरेशन आता हमें आता नहीं, तो सिलेबस तो सेम है, मतलब वही पढ़ाया आ रहा है जो आपको पढ़ाया जा चुका है, तो वो चीज़ ठीक है। आप जब पूरा कर लेंगे तो आप उस चीज़ में आगे परफॉर्म करेंगे। अब रही बात इंग्लिश प्रिपरेशन के लिए, पहले जब था तो संस्थान में इंग्लिश की मतलब नहीं चलता था, और इंग्लिश के लिए अब चीज़ें वो ऑलरेडी वैकल्पिक है, तो उसके आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। अब जीएस की बात करते हैं। सबसे पहले आप एक संस्थान चुनें, ठीक। जैसे पास में सर पढ़ाते हैं जहाँ से हमने पढ़ा, तो मुझे लगता है कि वही सर पढ़ाते हैं, वही सजेस्ट करते हैं एपेक्स एकेडमी, ठीक। 3 सब्जेक्ट संस्थान स्वयं मैनेज करता है, इस तरह से 4 सब्जेक्ट जो बच्चे इस तरह से मूव करते हैं। बाकी आपको कुछ और चुनना है, कोई बुराई नहीं, बट मेरा ये कहना है कि अगर आप ऑफलाइन आ सकते हैं, ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, तो एक बार सिलेबस हर सब्जेक्ट का ऑफलाइन पूरा करना चाहिए। आपके छोटे छोटे वो डाउट्स होंगे जो आपको यूट्यूब से पूरे नहीं हो पाएंगे, बहुत छोटे छोटे अजीब सी चीज़ें होंगी जो अब जिसमें आप भ्रमित हो जाएंगे, आपको लगेगा कि चल क्या रहा है, और रेगुलरिटी अलग से नहीं बनेगी। तो पहले आप 6-8 महीने जो सिलेबस होता है उसको एक बार इस तरह पूरा कर लें। 4 सब्जेक्ट एक साथ स्टार्ट करने चाहिए। ये अलग बात है कि किसी में हम अपना बेहतर 100% दे रहे हैं, किसी में हम थोड़ा कम दे रहे हैं, बट वो धीरे धीरे चल रहा है, वो धीरे धीरे फ्लो कर रहा है। अब अगर हम अचानक रोक देंगे तो मैथ जब पूरी हो, जीएस शून्य है, तो दिक्कत आएगी। जबकि वो अगर मान लो 50% भी पूरी हो गई तो हम उसको अच्छा कर लेंगे। लेकिन फिर भी जब हम इंटर पास करके आते हैं तब हमारे पास ये क्षमता ही नहीं होती कि हम 4 सब्जेक्ट मैनेज कर सकें। तो उस समय हमने पहले भी कई बार बैचेज में बोला है, जो नए बच्चे उनसे अलग से जब कभी मिले हैं तो हमने कहा है कि आपको लगता है कि अभी आप 1 महीने तक 3 मैनेज कर सकते हैं, 1 महीने तक सिर्फ 2 ही मैनेज कर सकते हैं, अभी हम मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही। तो 2-3 महीने तक आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाइए, 2 सब्जेक्ट के साथ, 3 सब्जेक्ट के साथ, 1 सब्जेक्ट के साथ। जैसे कंफर्टेबल हो फिर एक ऐड ऑन कर लीजिए, फिर एक ऐड ऑन कर लीजिए। मतलब आपके 4 शुरू होने का जो समय है वो शुरुआती 4-5 महीने में 4 शुरू हो जाने चाहिए, पहले दिन ना शुरू हो, कोई बात नहीं। बात आप समझ रहे हैं?
तो पहले दिन चारों शुरू करना कई बार भ्रामक हो जाता है, कई बार हम अचानक समझ ही नहीं पाता, सुबह शाम तक बड़बड़ बड़बड़ समझ नहीं आ रहा, तो अपने आप को 15 दिन में एक सब्जेक्ट में एडजस्ट कर ले, हाँ अब हमारा ये फ्लो में आ गया, 15 दिन बाद एक और एडजस्ट हो गया, फ्लो में आ गया। बैचेज एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं वो अलग सिनेरियो है, कभी ऐसा होता है कि नहीं नहीं बैच साथ साथ स्टार्ट हो रहे हैं, इनमें अगर छोड़ दिया तो नहीं हो पाएगा, तो उनको पहले पकड़ लीजिए, फिर आप अगले महीने लगे नहीं ये हम अगले महीने से नया बैच आएगा उसमें ज्वाइन कर लेंगे, तो एक एक करके ऐसे ऐड ऑन हो गया। और चारों करने की क्षमता है तो सो फॉर गुड, चारों पहले दिन से करने की क्षमता है तो कोई बुराई नहीं, बट अगर आपको लगता है कि बहुत दिक्कत हो रही है तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन शुरू 4-5 महीने में हो जाने चाहिए। अब जैसे आप 6 महीने प्रिपरेशन में है तो अब आपके चारों सब्जेक्ट टच में होने चाहिए, उन फ्लो में आने चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो आपको जब सिलेबस मैथ्स का एंड होगा तो आपको लगेगा मैथ तो खत्म हो गई, अब मैथ में अगर लगते हैं तो दिक्कत, और बाकी तो हमारा कुछ सही नहीं है। ठीक, कुछ अच्छी किताबें फॉलो करिए, जैसे अभी तक जितने स्पेसिमेंस आती हैं उनमें जो सबसे लेटेस्ट है उसमें एनसीईआरटी नोट्स बाय अरिहंत वालों ने एक एनसीईआरटी नोट्स की बुक निकाली, मैंने कई बार रिकमेंड किया है। उसकी डिस्क्रिप्टिव, आप ऑफलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं कर चुके हैं दोनों अलग बातें हैं, उसके बाद अगर आपको बुक्स फॉलो करनी है तो एनसीईआरटी नोट्स बाय अरिहंत की आती हैं जीएस में। बाकी मैथ में कोई जरूरत नहीं, मैथ में कोई किताब ही नहीं आती जो आपके कंटेंट को कंपाइल कर सके, उसमें ऑलरेडी जितनी किताबें भारत में है एसएससी के लिए सब आए। ठीक, और डेली उस पर काम चलता रहता है, हर बार जब मैं 6 महीने 8 महीने में फ्री होता हूँ तो फिर शुरू हो जाता हूँ, कोई किताब आई अच्छा इसमें 10 क्वेश्चन और नए हैं इनको एडजस्ट करते हैं, ये नए सब क्वेश्चन इस तरह के आने लगे, अच्छा ठीक इस तरह क्वेश्चन ढूंढो इनको एडजस्ट करो, वो चलता रहता है। और यही आपको जब जीएस पढ़ेंगे तो जीएस वाले टीचर करते हैं, इंग्लिश वाले टीचर करते हैं, रीजनिंग वाले अपना करते रहते हैं, लेकिन अगर आपको जीएस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो वो थोड़ा पार्ट बचता है, उससे लिए आप उस बुक को फॉलो कर सकते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से दिया है। इसके बाद जब आप थोड़ा डिस्क्रिप्टिव और एक बुक बेस पकड़ लें तो उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ईमानदारी से उसके बाद देखें, देन यू विल फील कि हमने कैसे पढ़ा और कैसे आता है, वो फिर कोरिलेट होता है और फिर वो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करता है। अगर आपने डिस्क्रिप्टिव ईमानदारी से नहीं पढ़ा होगा तो आप ये सोचते हैं ना कि जीएस फैक्चुअल टिक की जा सकती, नहीं संभव है। कई बार जिसने सही से पढ़ा होता है उसको भी उत्तर नहीं आता लेकिन उसका सही हो जाता है, क्योंकि उसको ये अनुभव होता है कि 3 नहीं हो सकते, चौथे में डाउटफुल तो हूं लेकिन ये मतलब 2 में डाउटफुल हूं, तो वो उसके कई बार सही हो जाते हैं और कुछ तो सीधे सीधे सही हो जाते हैं। तो इस तरह जब हम डीपली चीज़ों को समझते हैं, उन स्टोरीज को समझते हैं, उन जानकारियों को समझते हैं, तो कुछ रीजनिंग भी चलती है जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस तरह से जीएस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। आज शायद आपका उत्तर उसमें था। दूसरी बात, क्या गलतियां करी, यही उन सब पे बात हो रही जो करते हैं। और सबसे बड़ी गलती आज के सुबह शाम तक मैं जो रियलाइज करता हूं वो है फ़ोन। ठीक, इनके समय उतना गहराई में था नहीं, इसलिए शायद उसका जिक्र भी थोड़ा कमी है, और क्योंकि ट्यूशन पढ़ाते रहे तो उसमें थोड़ा कमी समय भी मिला है ना। लेकिन एग्जैक्टली सच यही है कि नहीं संभव है कि आप फ़ोन के साथ मैनेज कर पाएँ, वो होने नहीं देगा, क्योंकि पूरी आर्मी लगी है आपको फ़ोन के थ्रू डिस्ट्रैक्ट करने में। आप चाहो तो इसके आर्टिकल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, आप जाके पढ़ लीजिए, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। पूरी आर्मी लगी, मतलब पूरी सेना लगी है आपको फ़ोन के थ्रू डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो आप सोचो कि आप जीत जाओगे फ़ोन को मेंटेन मतलब यूज करते हुए, नहीं, संभव ही नहीं, हो ही नहीं सकता। बात समझ रहे हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, इसलिए सबसे आसान है जितना मिनिमम आप सोशल मीडिया पे रहें सो फॉर गुड। प्रयास करें कि मैक्सिमम जानकारी गूगल से पढ़ें, यूट्यूब पे थोड़ा कम उलझें। कोई चीज़ आपको जानकारी मुझे तो यूट्यूब पे वीडियो ना देखें, मतलब 10 सेकंड की जानकारी 10 मिनट में बताओगे, क्या मतलब? एक उत्तर ढूंढना था, आप सीधे अपने लिखी लाइन, आपको उत्तर मिल गया और उस उत्तर को आपने फॉलो किया और उसके बाद आपको जानकारी मिल गई। बट अगर आपने किसी वीडियो के थ्रू उसी जानकारी को कलेक्ट करने का ट्राई किया तो आपके 10 सेकंड की जानकारी के लिए 10 मिनट चले जाएंगे, और अगर कहीं जानकारी 10 मिनट की हुई और मजा आपको खूब आएगा। इसलिए इनसे थोड़ा दूर रहिए। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप इंटरनेट का उपयोग मत करिए, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप जो एंड्रॉयड फ़ोन मत रखिए, चीज़ें बदल रही हैं। अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है, जिनके पास नहीं है, जो कीबोर्ड की पैड फ़ोन से अभी नहीं मूव हुए, उन्हें जरूरत नहीं। जैसे कुछ बच्चे हैं उनके पास कीपैड फ़ोन ही होता है, नहीं चाहिए तो बस समझ लो आप अभी बुक्स के साथ एडजस्ट करके आप सबसे ऊपर जाने वाले। कब पढ़ा था कि ऐसे आता था विज्ञान वरदान या अभिशाप, याद है? पता है ये ऐसा होता है कि जिसने इसको सही से उपयोग कर लिया वो इतना आगे जाता है कि मतलब आप कोई सोच ही नहीं सकता, और जिसको जरा सा दुरुपयोगिता में गया तो वो इतना पीछे जाता है जो वो भी नहीं सोच पाता है। मतलब ये स्थिरता किसी को नहीं देता है। तो इसलिए जो सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए
जैसे मैंने खुद ये रियलाइज़ किया कि धीरे धीरे टाइम एडमिनिस्ट्रेशन और दुनिया भर की चीज़ों के साथ फ़ोन का इस्तेमाल बढ़ा। ठीक, तो फिर एक टाइम आया कि नहीं अब ये नहीं चलेगा, अब यहाँ मतलब जैसे फ़ोन रखना है मैंडेटरी हो जाता था कि पता नहीं कब क्या। तो एक दिन हुआ सब इंस्ट्रक्ट, मैं हूँ ही नहीं, मैं फ़ोन पे ही नहीं हूँ। तो पहले मैं जब क्लास के बाद जाऊँगा तभी मैं टच कर पाऊँगा और उसी समय आंसर कर पाऊँगा। ठीक, बाकी मुझे कुछ करना है अगर फ़ोन के थ्रू तो मैं स्लिप यहाँ पूरे दिन लिखता रहता हूँ, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना। ठीक, क्योंकि बहुत सारे काम है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिवली विदाउट डिजिटलाइजेशन के, तो वो निर्णय लेने तो किसी से बात करनी। ठीक, और फ़ोन परमानेंट साइलेंट, किसी ने आज तक मतलब आप तो मतलब है मेरे घर में भी किसी ने मेरे फ़ोन की रिंगटोन नहीं सुनी होगी। मैं स्वयं मुझे नहीं पता कि कौन सी लगी है, क्योंकि बजी नहीं है। उसको 2-3-4 साल हो गए हो ना बजी हो। सीरियसली, जब से खरीदा गया तब से उसका एक बटन है वो ऑफ है, वो आज तक रिंगर पे गए ही नहीं। तो ये इस तरह के डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं। तीसरा आपने प्रश्न पूछा कि ट्यूशन पढ़ाने के साथ कैसे मैनेज किया था, कहीं गलत तो नहीं है। जो उत्तर था एकदम सटीक था, क्योंकि अगर आप ये सोचें कि ट्यूशन अचानक छोड़ दें तो आपके पास आर्थिक दबाव आ जाएगा, क्योंकि आप पढ़ाई इसी ले रहे होंगे। तो लेकिन फिर भी उसको मैनेज करिए, इतना मैनेज करिए कि आपको दिक्कत ना हो। बात आप समझ रहे हैं? और इतना भी मत पढ़ाइए कि ओवरफ्लो हो जाए। जैसे मान लीजिए आपको 3,000 रुपये की जरूरत है और आपको लगता है कि आप 1, 2 या 3 ट्यूशन पढ़ा के, जैसी स्थिति है पढ़ा के मैं इतना अपनी जरूरत पूरी कर सकता हूं, तो फिर चौथा मत पढ़ाइए, ये लिमिट लगाइए। ठीक, क्योंकि अगर आपके पास 2,000 रुपये एक्स्ट्रा आए तो एक प्रॉब्लम डबल है। वो 1 घंटा सिर्फ ट्यूशन पढ़ाने का नहीं जाएगा, वो 2 घंटा 1,000 रुपये खर्च होने में जो समय लगेगा वो भी एक्स्ट्रा है। तो नुकसान गुणोत्तर होता है, मल्टीप्लाई होता चला जाता है। आपको महसूस पता नहीं चलेगा, आप कैसे कैसे लगातार उसमें नुकसान पाते जाते हैं। किसी महापुरुष ने कहा कि पैसा कमाने में कम समय लेता है, खर्च करने में ज़्यादा टाइम लेता है। ये एकदम सच है। अभी आप उस रियलाइजेशन में है ही नहीं। सीरियसली यही, जब आप उसको खर्च करने पर उतरेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ, वो अलग बात है कि नहीं ऐसे कैसे आप 2-1 लाख रुपये शाम तक अभी हम सब मैनेज कर देंगे, तो वो अलग बात है। लेकिन सीरियसली सोच के देखिए, अगर आप ईमानदार हैं तो आपको बेसिकली जितने पैसे की जरूरत है उसके अलावा जो भी आएगा वो आपका टाइम वेस्ट ही करेगा। और अगर माता पिता सक्षम है, वो आपको ये सुविधा दे रहे हैं कि आपको कोई ज़रूरत नहीं कुछ अलग करें, आप ईमानदारी से पढ़ाई कर लीजिए, तो फिर ईमानदारी से पढ़ाई कर लीजिए, बात खत्म। फिर जबरदस्ती उलझन नहीं कि नहीं नहीं मेरा स्वाभिमान है ऐसे कैसे, क्योंकि अंत में वो मिलना आप ही को है। ठीक, तो जब आप 30 साल के ऊपर निकल गए और फिर आपको 50,000 रुपये आपकी संपत्ति के रूप में मिले एक्स्ट्रा, क्या करोगे उसका? इससे अच्छा है कि उनको अभी अपनी उन्नति में भी इस्तेमाल किया जाए। जैसे हमारे कुछ छात्र हैं जो सिलेक्शन के बाद पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कि सर वो ये दिक्कत आएगी, वो दिक्कत आएगी और ये सब चीज़ें ऐसे वैसे, ये खर्चा वो खर्चा। तो हमने मान लो कि आप अपनी अगली पीढ़ी को 2 लाख रुपए ज़्यादा दे दोगे। आप अगर अभी नहीं पढ़ाई करोगे और अर्न कर लोगे ज़्यादा, तो क्या करोगे? आप अगली अपनी पीढ़ी को 2 लाख रुपए ज़्यादा दे दोगे बस। और तब आप जाने वाले होगे, तब आपको खुद लगेगा कि फालतू ही 2 लाख रुपए दे, इससे अच्छा होता कि उस टाइम ये सही से कर लिया होता तो हमें सेटिस्फेक्शन होता। तो सरल भाषा में, अगर आप आर्थिक तौर पे मजबूत हैं और कम से कम मैनेजेबल सिचुएशन है, तो जबरदस्ती स्वाभिमान को जबरदस्ती मत उलझाइए। ठीक, ईमानदारी से सुबह 7 तक पढ़ाई करिए। ये सबसे बड़ी मदद है आपके माता पिता के लिए, ये उससे बड़ी मदद है कि आप अपने पैरों खड़े हो जाए, इससे बड़ा क्या। और वो भी यही चाहते हैं। होता ये कि आप जो घूमते नजर आते हैं ना, तब उसके कहते कुछ करो, तो आप क्या करते हैं, वो कुछ करो वाला जो स्टेटमेंट होता है उसको लेके उड़ जाते हैं। आप इन तो कहा था कुछ करो, तो करने लगे। अरे वो क्यों कह रहे थे ये भी तो सोचो। अगर आप सुबह शाम तक ईमानदार प्रयास कर रहे तो जान लगा देते आपके लिए कि आपको 1 मिनट कुछ करना ना पड़े। ये सच है। क्लास में बैठे सभी लोग ये बात को महसूस कर रहे हैं कि अगर आप सुबह शाम तक ईमानदारी से लगे रहते हैं तो वो जान लगा देते हैं आपके लिए। उनको लगता है कि अब क्या ही है, इन्हीं के लिए तो सब कुछ करना है। तो जबरदस्ती की चीज़ों में मत उलझा जाए और ईमानदारी से अगर सुबह शाम तक पढ़ा जाए तो कोई समस्या नहीं। फिर भी अगर आर्थिक समस्या है तो कुछ आप अगर पार्ट टाइम कर रहे हैं तो उसको उतना ही लिमिटेड करिए जितनी ज़रूरत है, और ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल मत करिए। ठीक, तो बस आज तक इतनी चीज़ें थी और इसी के साथ मैं इनको दोबारा बधाई, और मुझे लगता है आपको सारे उत्तर मिल गए। ओके, थैंक यू।